नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टॉप अपडेट। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 राज्यों के दौरे पर है। पीएम मोदी को सिक्किम भी जाना था। खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री गैंगटोक नहीं जा सके और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गैंगटोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव से उनके पारिवारिक रिश्ते हैं, लेकिन राजनीतिक गठबंधन की कोई संभावना नहीं है क्योंकि दोनों के बीच वैचारिक मतभेद बहुत गहरे हैं। पिछले सप्ताह चिराग पासवान की बिहार के नवादा जिले में तेजस्वी यादव से अचानक मुलाकात हुई थी, जिससे राजनीतिक हलकों में गठबंधन की अटकलें लगने लगी थी। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग ने कहा, हमारे पारिवारिक संबंध हमारे पिताओं के समय से हैं। सामाजिक रूप से हम मिल सकते हैं, लेकिन हमारी राजनीतिक सोच बिल्कुल अलग है। अगर गठबंधन संभव होता तो 2020 के विधानसभा चुनाव में हम एक साथ होते। मैंने तब अकेले चुनाव लड़ना चुना था। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के बेटे के जन्म पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, मुझे खुशी है कि मेरा भतीजा हुआ है। अगर इस खुशी में मुलाकात हो भी जाए तो उसमें ज़्यादा मतलब निकालना ठीक नहीं और नवादा में जो मुलाकात हुई वो केवल 1-2 शब्दों का आदान प्रदान भर थी। तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव का मामला सामने आने के बाद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने बड़ा कदम उठाया है। अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने यह फैसला लिया है। आकाश लगातार अपनी बहन अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव के समर्थन में मीडिया में बोल रहे थे। मीडिया में आने के बाद पार्टी ने यह कदम उठाया है। महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी बवाल मच गया है। इस बार वजह उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बने। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के खिलाफ शिकायत लेकर बीजेपी के विधायक और मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंचे। आरोप लगाया गया है कि अजीत पवार बीजेपी नेताओं और अधिकारियों के विरोधियों का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल अमित शाह 25 से 27 मई तक महाराष्ट्र के दौरे पर थे। अब बीजेपी के मंत्री और विधायकों का दावा है कि अजीत पवार उन उम्मीदवारों को मजबूत कर रहे हैं जिन्होंने 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराया था। इससे आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी की स्थिति कमजोर हो सकती है। मध्य प्रदेश के गुना और ग्वालियर से देश के आईटी हब बेंगलुरु के लिए जल्द ही नई सीधी ट्रेन सेवा शुरू होगी। रेल मंत्रालय ने एसएमवीटी बेंगलुरु ग्वालियर एक्सप्रेस के संचालन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी गुना सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा को पत्र के माध्यम से दी। नई ट्रेन का शेड्यूल जल्द जारी होगा। ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने रेल मंत्री वैष्णव, प्रधानमंत्री मोदी और ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त किया। यह ट्रेन ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात है, उन्होंने आगे कहा, इससे स्टूडेंट्स और आईटी प्रोफेशनल्स को बेंगलुरु आने जाने में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि उन्होंने व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ रेल मंत्री से मुलाकात कर यह मांग उठाई थी, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने भी इस मंजूरी पर खुशी जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे विशेष अनुरोध पर गुना से बेंगलुरु के लिए नई रेलगाड़ी के परिचालन को मंजूरी मिली है। इसके लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का हृदय से आभार। गुना क्षेत्र के यात्री खासकर बेंगलुरु में कार्यरत युवा जल्द इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। राजस्थान के जैसलमेर से पुलिस ने एक सरकारी कर्मचारी और कांग्रेस के सीनियर नेता के पूर्व निजी सहायक को पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई के लिए कथित तौर पर जासूसी करने के आरोप में हिरासत में लिया है।
सूत्रों का कहना है कि वह 6-7 बार पाकिस्तान जा चुका है। इस मामले के सामने आने के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर निशाना साधा। राजस्थान सीआईडी और जयपुर सहायक खुफिया विशेष टीमों ने जैसलमेर के एक सरकारी विभाग कार्यालय से शकूर खान को हिरासत में लिया। अधिकारियों ने बताया शकूर खान जैसलमेर का रहने वाला है, जो वर्तमान में रोजगार ऑफिस में कार्यरत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वह जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर तैनात था। अधिकारियों को संदेह है कि शकूर गतिविधियों में शामिल है। खुफिया एजेंसियां कुछ वक्त से उसकी निगरानी कर रही थी, क्योंकि उन्हें पाकिस्तानी दूतावास से एक अधिकारी के साथ उसके कथित संबंधों और आईएसआई से संभावित संपर्क की जानकारी मिली थी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने दावा किया है कि वो निर्दोष है। मल्होत्रा के वकील कुमार मुकेश ने कहा कि ज्योति मल्होत्रा ने सभी आरोपों से इनकार किया है। अब पुलिस को जांच के दौरान क्या मिला है, ये तो चार्जशीट के बाद ही पता चलेगा। उन्होंने न्यूज़ एजेंसी से बातचीत में कहा, मुझे ज्योति मल्होत्रा ने कल वकील नियुक्त किया है। उन्होंने कल वकालतनामा साइन किया है। मैंने इस कोर्ट में सबमिट किया है। मैंने कुछ कागजात मांगे हैं, वो कानून के मुताबिक मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के आगरा के चर्चित पनवारी कांड में 34 साल के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। आगरा का एक ऐसा कांड जिसकी गूंज उन दिनों चारों ओर सुनाई दी थी। आगरा में हुए बवाल की गूंज दिल्ली तक भी पहुंची थी। इस मामले को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक आगरा आए थे। चर्चित पनवारी कांड के बाद फैली हवा अकोला तक पहुंची थी और उसी मामले में आगरा कोर्ट ने साक्ष्यों की सुनवाई कर अपना फैसला सुनाया। इसमें 36 आरोपियों को कोर्ट में दोषी करार दिया गया। जातीय संघर्ष पनवारी कांड के दौरान आगरा में कर्फ्यू लगाया गया था। वर्ष 1990 में जातीय संघर्ष इस कदर भड़का कि आगजनी तक हुई। आरोप लगा कि 1990 को गांव पनवारी में अनुसूचित जाति के परिवार की बेटी की बारात चढ़ाने को लेकर विवाद हुआ था। इसने दंगा का रूप ले लिया। चिंगारी फैलने लगी जो अकोला तक पहुंची। उस समय बवाल हुआ था। इस मामले में SC/ST स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। 36 आरोपियों को दोषी माना गया है। 15 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। 30 मई को कोर्ट में दोषियों की सजा पर सुनवाई होगी। राजधानी दिल्ली के विजयनगर इलाके में किराए की दुकान पर कथित तौर पर गाय का मांस बेचने के आरोप में एक व्यक्ति की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि दुकान से एकत्र मांस के नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस ने बताया कि मामले में शिकायतकर्ता विजयनगर निवासी 15 वर्षीय नाबालिग है। उसने दावा किया कि उसने बुराड़ी के कौशिक एनक्लेव निवासी 44 वर्षीय चमन कुमार की दुकान से 400 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मांस खरीदा था। उसने कहा उसे बाद में संदेह हुआ कि यह गाय का मांस है। दिल्ली और आसपास के इलाके में बारिश होने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 दिनों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से हवाएं चलने के अनुमान लगाए हैं। इसके साथ ही गरज और तूफान और बारिश होने का संभावना भी जताया गया है। विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी और उसके पड़ोसी राज्यों हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में शुक्रवार तक गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। गुरुवार 30 मई को सबसे ज़्यादा तेज़ मौसम रहने की ज़रूरत है, जब दिल्ली में गरज के साथ हवा की गति अस्थायी रूप से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ सकती है। IMD ने बताया 30 मई को हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गरज के साथ हवा चल सकती है, जो कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कारोबारी एलोन मस्क को अमेरिका की सबसे ताकतवर जोड़ी कहा जाता था, लेकिन अब टेस्ला के CEO मस्क ने ट्रंप प्रशासन को अलविदा कह दिया है। उन्होंने गुरुवार को डॉज के प्रभारी का पद छोड़ने का ऐलान किया है, जिस पद पर रहते हुए उन्हें अमेरिका का दूसरा सबसे प्रभावशाली
शख्स बताया जाता था। लेकिन ट्रंप और मस्क के रिश्ते हमेशा से उतार चढ़ाव वाले रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के सबसे करीबी होने से पहले मस्क उनके धूर विरोधी हुआ करते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने के बाद मस्क ने खुद को ट्रंप का पहला दोस्त तक बता दिया था, लेकिन उनके रिश्ते हमेशा से अच्छे नहीं रहे। चुनावी कैंपेन, तारीफों और नज़दीकियों से पहले इस जोड़ी ने सार्वजनिक रूप से असहमति जताई, यहाँ तक कि एक दूसरे को बेइज्जत भी कर चुके हैं। दोनों की दोस्ती का हनीमून पीरियड अब खत्म हो चुका है। ट्रंप प्रशासन ने बर्ड फ्लू वैक्सीन के अंतिम फेज के विकास के लिए मॉडर्ना को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया। साथ ही शॉट्स खरीदने का अधिकार भी रद्द कर दिया है। जनवरी में मॉडर्ना को बाइडेन प्रशासन की तरफ से अपने बर्ड फ्लू वैक्सीन के विकास को आगे बढ़ाने और महामारी इन्फ्लुएंजा के लिए $590 मिलियन दिए गए थे। इनमें 5 अतिरिक्त अध्ययनों के विस्तार का समर्थन करना भी शामिल है। वहीं इससे पहले पिछले साल mRNA आधारित वैक्सीन के अंतिम चरण के विकास और टेस्ट को पूरा करने के लिए $176 मिलियन के अतिरिक्त फंड दिया गया था। ये यूएस स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग की तरफ से H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा के खिलाफ दिया गया था। पाकिस्तान अपने आर्थिक बदहाली से निपटने के लिए IMF से लेकर चीन और अन्य देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। इस बीच सदाबहार मित्र चीन उसकी मदद के लिए आ गया है। पाकिस्तान के आर्थिक संकट से जूझने की मदद के लिए चीन ने $3.7 अरब का ऋण देने का आश्वासन दिया है। यह ऋण चीनी मुद्रा में होगा, जिससे पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को सहारा मिलेगा। चीन ने यह फैसला हाल ही की बैठकों में लिया, जिसका उद्देश्य मार्च 2025 तक परिपक्व होने वाले ऋणों का पुनर्वित्त करना है। बुधवार को मीडिया में एक रिपोर्ट के अनुसार इस कदम से पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को दोहरे अंक में रखने में मदद मिलेगी। अमेरिका और चीन के बीच काफ़ी सालों से कोल्ड वॉर छिड़ा हुआ है। पहले टैरिफ पर खूब आमने सामने आए, अब अमेरिका चीनी छात्रों के वीज़ा रद्द करने जा रहा है, जिसके बाद फिर से नई कोल्ड वॉर देखने को मिलेगी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका चीनी छात्रों के वीज़ा रद्द करना शुरू कर देगा, जिनमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े या महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अध्ययन करने वाले छात्र भी शामिल होंगे। यह घटनाक्रम ट्रंप प्रशासन द्वारा उच्च शिक्षा में विदेशी नामांकन पर नियंत्रण को कड़ा करने के लिए उठाया गया कदम है। इससे पहले दिन में ट्रंप ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के खिलाफ अपने हमलों को दोगुना करते हुए सुझाव दिया था कि संस्थान को अपने यहाँ प्रवेश लेने वाले विदेशी छात्रों की संख्या को 15% तक सीमित रखना चाहिए। चीन में एक बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। दरअसल चीन में एक रासायनिक संयंत्र में जोरदार विस्फोट हो गया था, जिसकी चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हुई। रासायनिक संयंत्र में हुए इस विस्फोट में 19 लोगों के घायल होने की भी सूचना है। इसके साथ ही इस हादसे के बाद 6 लोग लापता हैं। इस विस्फोट का वीडियो भी चीन के इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। चीन के इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में धुएं का गुबार देखा जा सकता है। हालांकि विस्फोट कैसे हुआ, इसका स्पष्ट कारण सामने नहीं है। ईरान के दक्षिणी क्षेत्र में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। यूरोपियन मेडिटेरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक भूकंप 27 किलोमीटर यानी 16.78 मील की गहराई पर था। हालांकि अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। EMSC के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई है। ईरान में इससे पहले भी कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। विश्व मौसम संगठन ने वैश्विक तापमान को लेकर एक नई रिपोर्ट पेश की, जिसके मुताबिक साल 2025 से लेकर 2029 के बीच पृथ्वी का औसतन तापमान औद्योगिक युग से पहले के मुकाबले 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होने की संभावना है। यह संभावना 70% है। रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 सालों में से कोई एक साल 2024 से भी ज़्यादा गर्म होने की 80% संभावना है। क्रिकेट में प्लेयर्स के बीच अक्सर तू-तू मैं-मैं होती है। कई बार ये बहस हाथापाई तक जा पहुंचती है। ऐसी घटना साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे टेस्ट के दौरान हुई। 2 खिलाड़ियों के बीच 28 मई को हुई ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि अंपायर को इसमें आना पड़ा। तब भी मामला सुलझा नहीं। गेंदबाज ने बल्लेबाज को हेलमेट से पकड़कर 2 बार खींचा। इस दौरान बल्लेबाज ने उन्हें मारने के लिए बैट तक उठा दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है।
और टॉप अपडेट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।